जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आप सही जगह आए हो। इस वीडियो को मिस किया तो समझो वर्दी को मिस किया। तो दोस्तों, हमें दुनिया के कोई भी रास्ते भटका नहीं सकते, क्योंकि हमें एक मजबूत रास्ता बनाना है। लक्ष्य को भी सीना तान कर कहना है, रुक मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं आज के इन प्रश्नों की तरफ। रुको रुको दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय वन अधिनियम का गठन कब हुआ? तो पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ है दोस्तों 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 में हुआ है दोस्तों भारतीय वन अधिनियम का गठन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो पूछ रहा है दोस्तों, वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी दोस्तों 1884 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन हुआ था दोस्तों 1949 में। ठीक है दोस्तों, 1949 में हुआ है केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वन महोत्सव कब मनाया गया? उत्तराखंड में वन महोत्सव कब मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था 1950 में। 1950 में उत्तराखंड में वन महोत्सव बनाया गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नई वन नीति की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में नई वन नीति की स्थापना कब हुई दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1952 में। 1952 में दोस्तों उत्तराखंड में वन नीति की स्थापना हुई थी, नई वन नीति। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। संशोधित वन नीति की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में संशोधित वन नीति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, यह हुई थी 1998 में। नोट कर लीजिए दोस्तों, 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए आपको यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो दोस्तों पूछ रहा है, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर डिट्रिच बेंड्रिस। ठीक है, तो भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक थे दोस्तों, नोट कर लीजिए, डॉक्टर डिट्रिच बेंड्रिस दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है? उत्तराखंड में प्रथम महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है? तो दोस्तों, यह है देहरादून में स्थित है प्रथम फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, देहरादून में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पूछ रहा है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, यह हुई थी 1884 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न है दोस्तों, सारे वनों से रिलेटेड ये प्रश्न हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, देहरादून में यह स्थित है। और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1906 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फॉरेस्ट स्कूल देहरादून का कार्यालय कहाँ था? तो ये कह रहा है दोस्तों, फॉरेस्ट स्कूल देहरादून है दोस्तों, जो उसका कार्यालय था वह कहाँ था?
तो यह था दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल का कार्यालय चांदबाग दिल्ली। चांदबाग दिल्ली में दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल देहरादून का कार्यालय था। ठीक है, पहले। ठीक है दोस्तों, और कब था? यह था दोस्तों 1914 में। 1914 में इसका कार्यालय बना था चांदबाग दिल्ली में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फॉरेस्ट स्कूल देहरादून को सम विद्यालय का दर्जा कब मिला? तो पूछ रहा है दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल देहरादून को सम विद्यालय का दर्जा कब मिला है? तो यह मिला दोस्तों 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 में मिला था दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल देहरादून को सम विद्यालय का दर्जा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फॉरेस्ट स्कूल देहरादून ने प्लेटिनम जुबली कब मनाई? तो कह रहा है दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल देहरादून ने प्लेटिनम जुबली कब मनाई? तो दोस्तों यह मनाई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में इसने प्लेटिनम जुबली मनाई फॉरेस्ट स्कूल देहरादून ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई और यह कहाँ है? पूछ रहा है दोस्तों वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई और यह कहाँ है? तो दोस्तों यह है देहरादून कुलागढ़। देहरादून कुलागढ़ में दोस्तों यह स्थित है। कुलागढ़, देहरादून कुलागढ़ में यह स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1929 में। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की बात आ रही है दोस्तों, यह कहाँ है दोस्तों पूछ रहा है, तो यह है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये भी देहरादून में स्थित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दोस्तों प्राप्त हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था दोस्तों इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना आवश्यक है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों करीबन 33% भूभाग पर। ठीक है, 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार उत्तराखंड में दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कितने भूभाग पर वन थे? तो पूछ रहा है दोस्तों 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कितने भूभाग पर वन थे? तो दोस्तों यह थे करीबन 45.43% भूभाग पर। ठीक है, 45.43% भूभाग पर वन थे दोस्तों 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कितने भूभाग पर वन थे? तो दोस्तों यह थे करीबन 45.44% भूभाग पर। तो दोस्तों आपने यह पहले भी पढ़ा होगा, तो इससे दोस्तों आपका रिवीजन भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 45.44% भूभाग पर 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन थे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के कुल कितने भूभाग पर वन हैं? उत्तराखंड के कुल कितने भूभाग पर वन है दोस्तों? यहाँ है करीबन 45.44% भूभाग पर। ठीक है, 45.44% भूभाग पर दोस्तों उत्तराखंड में वन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन हैं? पूछ रहा है दोस्तों 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन हैं?
तो दोस्तों यह है उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है दोस्तों 2016-17 के अनुसार। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। तो दोस्तों पहले पूछ रहा था वन क्षेत्रफल, अब पूछ रहा है 2016 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। तो दोस्तों यह है रुद्रप्रयाग जिले में दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत है, करीबन है दोस्तों यह 90.91%। ठीक है, 90.91% वन है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। 2019-20 के अनुसार दोस्तों वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है दोस्तों, पूछ रहा है तो यह है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है 2019-20 के अनुसार। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। तो दोस्तों यह है दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत है दोस्तों नैनीताल जिले में। ठीक है, नैनीताल जिले में दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत है 2019-20 के अनुसार। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सर्वाधिक वन किस विभाग के अंडर में है। तो दोस्तों पूछ रहा है सर्वाधिक वन किस विभाग के अंतर्गत है दोस्तों। तो यह है दोस्तों वन विभाग। ठीक है, वन विभाग के अंडर में है दोस्तों सर्वाधिक वन उत्तराखंड के। ठीक है, करीबन है यह 70.46%। ठीक है, 70.46% वन दोस्तों जो हैं वो हैं वन विभाग के अंडर में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सबसे कम वन किस क्षेत्र के अंडर में है। तो यह है दोस्तों सबसे कम वन है निजी क्षेत्र के अंडर में है दोस्तों सबसे कम वन। ठीक है, निजी क्षेत्र। तो यह है दोस्तों करीबन 0.46%। ठीक है, 0.46% वन जो है वो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल मंडल में कितने भूभाग पर वन है। तो दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल मंडल में कितने भूभाग पर वन है। तो यह है दोस्तों 63% भूभाग पर सर्वाधिक वन है दोस्तों गढ़वाल में है दोस्तों सर्वाधिक वन, और वह है 63% भाग पर है दोस्तों गढ़वाल में वन। तो अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल में कितने भूभाग पर वन है। तो दोस्तों यह है 37% भूभाग पर। ठीक है, 37% भूभाग पर दोस्तों कुमाऊं मंडल में वन है। ठीक है, तो इसलिए सर्वाधिक वन जो है दोस्तों वो है हमारे गढ़वाल मंडल में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो यह पूछ रहा है दोस्तों सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह पाए जाते हैं 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई में दोस्तों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न, सबसे कम वन कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं दोस्तों 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक। ठीक है, 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई में दोस्तों कम वन पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में वनों के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में वनों के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार के वन हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ है करीबन 8 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए 8 प्रकार के वन हैं दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस प्रकार के वनों में कम वर्षा होती है। तो दोस्तों पूछ रहा है किस प्रकार के वनों में कम वर्षा होती है। तो दोस्तों यह होती है उष्णकटिबंधीय
शुष्क वनों में, ठीक है, शुष्क वनों में दोस्तों, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वनों की अहम भूमिका किस क्षेत्र में आवश्यक है? उत्तराखंड में वनों की अहम भूमिका किस क्षेत्र में आवश्यक है दोस्तों? यह है दोस्तों जैव और पर्यावरणीय संतुलन में दोस्तों, ठीक है, संतुलन में, जैव और पर्यावरणीय संतुलन में उत्तराखंड के वनों की अहम भूमिका है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड को किसका खजाना कहा जाता है? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड को किसका खजाना कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है, उत्तराखंड को खजाना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पतियों, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों को दोस्तों उत्तराखंड का खजाना कहा जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड को चरक संहिता में क्या कहा गया है? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड को चरक संहिता में क्या कहा गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड को चरक संहिता में कहा गया है दोस्तों वानस्पतिक बगीचा, ठीक है, वानस्पतिक बगीचा कहा गया है दोस्तों उत्तराखंड को चरक संहिता में, वानस्पतिक बगीचा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कैंसर के इलाज के लिए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण औषधि है? तो दोस्तों पूछ रहा है कैंसर के इलाज के लिए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण औषधि क्या है? तो दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों धुनेर, ठीक है, धुनेर दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण औषधि है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जड़ी बूटियों के लिए 1980 में किस संघ की स्थापना की गई थी? जड़ी बूटियों के लिए उत्तराखंड में किस संघ की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी भेषक सहकारी संघ, ठीक है, भेषक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के लिए 1980 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों पूछ रहा है वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो कितने जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों पूछ रहा है? तो यह लगाया गया है दोस्तों 114 जड़ी बूटियों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों 1982 के तहत। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, औषधीय पादप बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूछ रहा है औषधीय पादप बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है सेलाकुई, ठीक है, सेलाकुई कहाँ है दोस्तों? आपको पता ही होगा, यह है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, देहरादून में सेलाकुई है, देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में है दोस्तों औषधीय पादप बोर्ड। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में हर्बल गार्डन दोस्तों है ऋषिकेश, ये भी देहरादून में है दोस्तों, ऋषिकेश में स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में हर्बल गार्डन, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में जड़ी बूटी मंडी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है? तो यह है दोस्तों ऋषिकेश में है दोस्तों, ठीक है, ऋषिकेश में है, टनकपुर में है दोस्तों, टनकपुर, चंपावत, टनकपुर और
रामनगर नैनीताल। ठीक है, रामनगर नैनीताल, रामनगर नैनीताल। तो 3 जगह हैं दोस्तों ऐसे, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में दोस्तों उत्तराखंड में जड़ी बूटी की मंडी स्थित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में वन पंचायत कितने हैं? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में वन पंचायत कितने हैं? तो दोस्तों यह है करीबन 12,168। ठीक है, 12,168 उत्तराखंड में वन पंचायत हैं। ठीक है, 12,168 उत्तराखंड में वन पंचायत है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मैती संगठन में चुनी गई अध्यक्ष युवती को क्या कहते थे? तो मैती संगठन में चुनी गई अध्यक्ष युवती को क्या कहते थे दोस्तों? यह कहते थे उसे दीदी, उसे कहते थे दोस्तों दीदी। ठीक है, दीदी, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है दोस्तों, वह है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, हमारा उत्तराखंड है दोस्तों पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य, उत्तराखंड। कब की थी दोस्तों? यह की थी दोस्तों, पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जनवरी 2006 को। ठीक है, 6 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की थी दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इको टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई? इको टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 2008। ठीक है, 2008 या 9 में दोस्तों हुई थी दोस्तों उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स की स्थापना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वन जीव अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन जीव अधिनियम की बात कर रहा है दोस्तों, यह कब पारित हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों 1972 में पारित हुआ था दोस्तों वन जीव अधिनियम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में वनों में आग लगने का समय है। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में वनों में आग लगने का समय है। तो यह है दोस्तों 15 फरवरी से 15 जून तक, 15 जून। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में वनों में आग लगने का समय है दोस्तों 15 फरवरी से 15 जून तक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन की याद में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन की याद में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, श्रीदेव सुमन की। तो 25 जुलाई को ही दोस्तों उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस वर्ष जले थे? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस वर्ष जले थे? तो दोस्तों यह जले थे 2016 में। 2016 में दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक वनों में आग लगी थी दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन तट वाली नदियां हैं। तो कह रहा है दोस्तों उत्तराखंड में वह नदियां कौन सी है दोस्तों जो वनों के तट पर स्थित है? तो वहाँ है दोस्तों वह नदियां, वहाँ हैं, एक है हमारी टोंस नदी है, कोसी नदी और यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी 3 नदियां हैं दोस्तों जो उत्तराखंड में वनों के तट पर स्थित हैं दोस्तों, टोंस, कोसी, यमुना। टोंस नदी दोस्तों आपको पता होगा कहाँ से निकलती है? यह निकलती है दोस्तों रूपिन सुपिन ग्लेशियर से। रूपिन सुपिन ग्लेशियर से दोस्तों यह निकलती है टोंस नदी। और कोसी नदी निकलती है दोस्तों कौसानी से, और यमुना नदी निकलती है दोस्तों यमुनोत्री उत्तरकाशी से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पूछ रहा है देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह हुई थी 1914 में।
ठीक है, उत्तराखंड का यह पहला संग्रहालय है दोस्तों, सबसे पहला संग्रहालय है। 1914 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड वन संग्रहालय, देहरादून वन संग्रहालय दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किस अभियान के तहत किया गया था। दोस्तों पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किस अभियान के तहत किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था हरित उत्तराखंड अभियान के तहत दोस्तों, हरित उत्तराखंड अभियान के तहत दोस्तों प्रादेशिक सेना का गठन किया गया था दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के वन ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड के वन ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों यह है जगत सिंह चौधरी, जगत सिंह चौधरी जंगली। ठीक है, जंगली, जगत सिंह चौधरी जंगली दोस्तों उत्तराखंड के वन ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड का वरदान किसको कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज वृक्ष को। ठीक है, बांज वृक्ष को दोस्तों उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में सर्वाधिक देव वन कहाँ स्थित है। दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड में सर्वाधिक देव वन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक देव वन है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक देव वन है दोस्तों, देव वन आप समझ गए होंगे दोस्तों, देव वन क्या होते हैं। पिथौरागढ़ जिले में है दोस्तों देव वन, करीबन है दोस्तों यह 140 से 41। ठीक है, 140 से 141 तक दोस्तों उत्तराखंड में देव वन पाए जाते हैं पिथौरागढ़ जिले में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के वन मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड के वन मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। ठीक है, सुबोध उनियाल है दोस्तों उत्तराखंड के वन मंत्री। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूसरा फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों पहला जो फॉरेस्ट स्कूल है वो है देहरादून में, और दूसरा फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों पूछ रहा है, तो यह की गई है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी यानी नैनीताल। ठीक है, हल्द्वानी में दूसरे फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से विख्यात पुरुष कौन है। तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से विख्यात पुरुष है दोस्तों सकलानी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी है दोस्तों, सकलानी शॉर्ट में कहेंगे दोस्तों हम, सकलानी विश्वेश्वर दत्त सकलानी दोस्तों जो हैं वो हैं उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से विख्यात पुरुष। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वृक्ष मानव सकलानी का निधन कब हुआ। दोस्तों पूछ रहा है, वृक्ष मानव सकलानी का निधन कब हुआ। तो दोस्तों यह हुआ था उनका निधन 18 जनवरी 2019 में। ठीक है, 18 जनवरी 2019 में वृक्ष मानव सकलानी का निधन हुआ था दोस्तों, करीबन 96 वर्ष की आयु में। ठीक है, 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था दोस्तों वृक्ष मानव सकलानी जी का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में पहला वन हीलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों पूछ रहा है, उत्तराखंड में पहला वन हीलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों पहला वन हीलिंग स्टेशन दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया है रानीखेत यानी अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा में दोस्तों उत्तराखंड में पहला वन हीलिंग स्टेशन बनाया गया है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के वन पंचायत के तहत महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड में महिलाओं को वन पंचायत के तहत करीबन 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों, 50% आरक्षण। ठीक है, 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न
441 वन ऐसे हैं जिन्हें क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती कहलाते हैं। जो 441 ऐसे वन है दोस्तों, पूछ रहा है जिन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह कहलाते हैं देव वन। देव वन कहलाते हैं दोस्तों, देव वन। तो देव वन दोस्तों जो हैं उन्हें हम क्षति नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में आग का प्रकोप कितने भूभाग पर है? दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में आग का प्रकोप कितने भूभाग पर है दोस्तों? आग का प्रकोप तो यह है दोस्तों करीबन 11.9% भूभाग यानी जंगल में दोस्तों। ठीक है, 11.9% जंगल में दोस्तों आग का प्रकोप है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टाइगर वॉच योजना कब शुरू हुई? टाइगर वॉच योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1991 में दोस्तों, 1991 में हुई थी टाइगर वॉच योजना उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो स्नो लेपर्ड योजना हुई थी दोस्तों करीबन 1990 में। ठीक है, 1990 में हुई थी दोस्तों स्नो लेपर्ड योजना शुरू। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरण टैक्स इको टैक्स कब पारित हुआ? पर्यावरण टैक्स इको टैक्स कब पारित हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 21 सितंबर 2009 को। 21 सितंबर 2009 को दोस्तों पर्यावरण टैक्स इको टैक्स पारित हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई और कहां से? पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई और कहां से? तो दोस्तों यह हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में यह शुरू हुई थी और हुई थी दोस्तों यह कहां से? श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से दोस्तों यह शुरू हुई थी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन कब हुआ? तो पर्यावरणविद थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का निधन कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था करीबन 21 मई 2021 को। ठीक है, 2021 को दोस्तों पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के वन मंत्री कौन हैं? दोस्तों पूछ रहा है भारत के वन मंत्री कौन हैं? तो भारत के वन मंत्री हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है दोस्तों भारत के वन मंत्री। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के वन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों भारत के वन ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी दोस्तों जो हैं भारत के वन ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी दोस्तों भारत के वन ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।